मेरी जवान ननद की हरकतें कुछ दिनों से बहुत अजीब लग रही थी। मुझे पता चला था कि उसकी कोचिंग की छुट्टी हो गई थी, फिर भी वो रोज कोचिंग के नाम पर झूठ बोलकर कहीं जाती और रात तक वापस लौटती थी। रात में भी उसके कमरे से अजीब आवाजें आती। कुछ पूछो तो कहती कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। एक दिन जब वो घर से बाहर गई तो मैं चुपके से उसके कमरे की तलाशी लेने लगी और तब मुझे उसके कमरे से वो चीज़ मिली जिसे पति पत्नी अपने नए रिश्ते की शुरुआत करने के समय उसका पैकेट देखकर मैं तो शर्म से। मेरा नाम रचना है। 17 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति अविनाश की उम्र भी उस समय सिर्फ 19 साल थी। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती थी, लेकिन अविनाश की इतनी कम उम्र में शादी करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। जब अविनाश 17 साल के थे तो अविनाश के घर में एक प्यारी सी बहन ने जन्म लिया था, लेकिन जब अविनाश की बहन प्रिया 2 साल की थी तब अविनाश के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अविनाश उस समय खुद पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में प्रिया को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उस समय कोई भी रिश्तेदार दोनों भाई बहन की जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। तब दूर की एक दादी ने अविनाश को ये सलाह दी कि तुम शादी कर लो, घर में बहू आ जाएगी तो वो ही प्रिया को संभाल लेगी। और इस तरह केवल 19 साल की उम्र में ही अविनाश की मुझसे शादी हो गई। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र की थी, दुनियादारी की ज़्यादा कोई समझ नहीं थी। जब सुहाग की सेज पर बैठी मैं अविनाश का इंतजार कर रही थी तो उन्होंने आकर मेरी गोद में छोटी सी प्रिया को बिठा दिया था और मुझसे कहा, रचना, आज से प्रिया तुम्हारी बेटी है, इसे माँ का प्यार देना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन प्रिया को कोई तकलीफ ना हो। मैंने भी खुले दिल से प्रिया को अपना लिया था। मैं उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही रखती थी। फिर देखते ही देखते प्रिया कब 18 साल की हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी अभी सारे घर का काम निपटा कर फ्री हुई थी कि तभी अविनाश ने मुझसे पूछा, रचना, प्रिया अभी तक कोचिंग से वापस क्यों नहीं आई? आज अविनाश ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि आज उनके बॉस की बेटी की शादी थी, इसलिए अविनाश की छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद वो सो गए थे और अब 5 बजे उनकी आंख खुली तो उठते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अविनाश, तुम बाहर की दुनिया में और अपने ऑफिस में इतना खो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी बहन प्रिया घर देर से ही आती है। मेरी इस बात पर अविनाश हैरान होकर मुझे देखने लगे और बोले, रचना, तुम ये क्या कह रही हो? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा, अविनाश, मेरे कहने का कोई भी मतलब नहीं है, बस सीधी सी साफ बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रिया कोचिंग से लेट घर आती है। उसने मुझे बता रखा है कि उसकी छुट्टी लेट होती है, बस इसीलिए घर देर से पहुँच पाती है। मेरी बात सुनकर अविनाश थोड़ा गुस्से में बोले, रचना, तुमने कभी मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं बोली, इसमें बताने वाली क्या बात है? जब उसकी छुट्टी ही लेट होती है तो लेट ही घर पहुंचेगी, और ऐसा तो नहीं है कि रात हो जाती है और शाम होते ही वो घर आ जाती है। तो मैं बेकार में तुमसे शिकायत करके बच्ची के खिलाफ तुम्हारे कान क्यों भरूं? मुझे अविनाश की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसीलिए मेरी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो औरतों पर बेकार में अपनी धौंस जमाते हैं और उन पर अपना हुक्म चलाते हैं। मुझे गुस्से में देखकर अविनाश थोड़ा नरम पड़े और बोले, रचना, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिस बच्ची की तुम बात कर रही हो उस बच्ची की माँ नहीं है। तुम्हें याद है, मैंने जब छोटी सी प्रिया को तुम्हारी गोद में दिया था तब मैंने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह ही पालना। तुम्हें प्रिया की माँ का दर्जा दिया था और माँ अपने बच्चों की गलत हरकतों पर पर्दा नहीं डालती। मैंने प्यार से अविनाश को समझाते हुए कहा कि प्रिया अभी बच्ची है, अगर हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा रोक टोक करेंगे तो वो ज़िद्दी भी हो सकती है और बिगड़ भी सकती है, इसलिए हमें उस पर बेकार की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। मैंने प्रिया को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ही पाला है, लेकिन उस पर पूरी नज़र भी रखती हूँ। क्या आपको कभी लगा है कि मैं कहीं गलत साबित हो रही हूँ? क्या कभी प्रिया ने आपसे शिकायत की मेरे खिलाफ कि मैं उसको तंग करती हूँ, उस पर जुल्म करती हूँ? मेरी बात सुनकर अविनाश ने ना में सिर हिला दिया और बोले, नहीं रचना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छी माँ साबित हुई हो। अच्छा बाबा, ठीक है, जो मर्जी हो करो अपनी बेटी के साथ, लेकिन मुझे तो भूखा मत मारो।
दोपहर को भी बस हल्का फुल्का ही खाना खाया था। अब मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे अविनाश अभी भी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं थे। मैं अविनाश के लिए चाय के साथ कुछ नाश्ता बनाकर ले आई। शाम को 7 बजे तक प्रिया घर वापस आ चुकी थी। अविनाश के चेहरे से लग रहा था कि जैसे वो प्रिया से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन शायद मेरी वजह से ज्यादा पूछताछ नहीं की। सिर्फ इतना ही कहा कि 5 बजे तक घर आ जाया करो। अविनाश की बात पर प्रिया कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सिर हिला दिया। आज प्रिया मुझे बहुत चुपचाप सी लग रही थी। पहले तो वो जब भी आती थी तो चहकती हुई आती थी, हमेशा बोलती रहती थी, अपनी सहेलियों की बातें, अपनी कोचिंग की बातें बताती रहती थी। लेकिन आज वो बहुत चुप थी। मुझे लगा कि शायद अविनाश की बात पर प्रिया उदास हो गई होगी। इसलिए मैंने प्रिया को समझाने की खातिर कहा कि प्रिया, अपने भाई की बात का बुरा मत मानना, वो तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे। अंधेरा हो जाता है ना, तो कहीं रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, बस इसीलिए वो ऐसे कह रहे थे। लेकिन प्रिया ने मेरी बात सुनी ही नहीं, वो चुपचाप बैठी रही। अब मुझे प्रिया की चिंता होने लगी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है, तुम परेशान हो? लेकिन मेरा इतना कहना था कि वो एकदम से गुस्से से बोली, क्या है भाभी, 2 पल तो सुकून से सांस लेने दिया करो। आपको हर वक्त के सवाल जवाबों से मैं तंग आ चुकी हूँ। कह तो दिया एक बार कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई हैं। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई। इससे पहले उसने कभी भी ऐसी बात नहीं की थी। वो तो शुक्र था कि उस वक्त अविनाश कमरे से जा चुके थे, नहीं तो पता नहीं क्या तमाशा खड़ा हो जाता। मेरे अंदर से किसी ने मुझे प्रिया के खिलाफ भड़काना चाहा, लेकिन मैंने फिर अपने दिल को समझाया कि ज़रूर बच्ची पढ़ाई की वजह से परेशान होगी, तभी वो ऐसे बोल कर गई है, वरना वो पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। मैं कमरे में वापस आई तो अविनाश ने मुझसे पूछा, रचना, ये प्रिया ऐसे बात क्यों कर रही थी? मैंने कभी उसको तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। अभी मैं उसको जाकर बताता हूँ कि बड़ों से कैसे तमीज से बात की जाती है। अविनाश के तेवर देखकर मैं डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको शांत किया। मेरे बहुत ज़्यादा समझाने पर वो मान तो गए, लेकिन मुझे समझाते हुए बोले, रचना, अभी तुम प्रिया से नाराज ही रहना, इतनी जल्दी मान मत जाना, नहीं तो वो समझेगी कि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा और फिर वो आगे से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मैंने हाँ में सिर्फ सिर हिला दिया और अपने पति के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको मेरा इतना ख्याल है। सच कहते हैं, पति ही अपनी पत्नी की इज्जत करवाता है। मैं तो सोच रही थी कि अगले दिन प्रिया के साथ नॉर्मल रहूंगी, जिससे कि उसका मूड अच्छा हो जाए। लेकिन अविनाश की बातों से मुझे लगा कि हाँ, प्रिया को एहसास दिलाना जरूरी है कि उसने गलती की है, नहीं तो वो आगे से और भी ज़्यादा मेरे साथ बदतमीजी कर सकती है और मुझे जवाब दे सकती है। अगले दिन मैं उठी तो वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने जल्दी से उसके लिए नाश्ता बनाया और बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। वैसे तो हमेशा वो मेरे पास किचन में खड़े होकर ही नाश्ता करती थी, लेकिन जब उसने टेबल पर नाश्ता रखा देखा तो बहाने से अपने नाश्ते की प्लेट अंदर किचन में ले आई, ये कहते हुए कि भाभी, मुझे एक और पराठा चाहिए। मैंने उसकी प्लेट में एक और पराठा रख दिया और वो वहीं मेरे पास खड़े होकर नाश्ता करने लगी। हालांकि इससे पहले प्रिया एक ही पराठा खाया करती थी। मुझसे बात करने के बहाने वो बोली, भाभी, दोपहर में क्या बनाओगी? उसकी बात का मैंने बस पता नहीं ये कहकर जवाब दिया। उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर सब पता लग रहा था कि उसे इस बात का पूरा एहसास है कि उसने मेरे साथ कल बदतमीजी की है। मैं उसको इग्नोर करती हुई वापस अपने कमरे में आ गई। हालांकि मेरा दिल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसको सबक सिखाना भी ज़रूरी था। कॉलेज जाने से पहले वो मेरे पास आई तो मैंने कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन पैसे लेने की जगह वो एकदम से मेरे गले लग गई और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था जो मैं आपको इतना कुछ बोल गई। कल मुझे मम्मी की याद भी बहुत आ रही थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझसे नाराज़ थी, इसलिए मेरा मूड बहुत ख़राब था। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। ये कहते कहते वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। उसके रोने से ही मैं एकदम परेशान हो गई। मैंने उसको चुप कराया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, प्रिया बेटा, परेशान मत हो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है।
मैं तुमसे नाराज नहीं थी, बस मुझे दुख हुआ था और मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ गलत था। मेरी बातों से वो खुश हो गई और संतुष्ट होकर कॉलेज चली गई और उसको देखकर मैं भी खुश हो गई। उसके साथ इतना सख्त रवैया अपनाते हुए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। प्रिया को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही पाला था। भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन औलाद की कमी मैंने प्रिया से ही पूरी की। मेरे सारे लाड़ प्यार का जरिया बस वही थी। कुछ दिनों से मैं ये नोट कर रही थी कि वो सुबह कॉलेज जाने के बाद दोपहर को घर नहीं आती थी, सीधा वहीं से कोचिंग चली जाया करती थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, भाभी एग्जाम आने वाले हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ और 7 बजे तक वो कोचिंग से घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन मैंने महसूस किया था कि जब भी वो कोचिंग से शाम को वापस आती तो बहुत ज़्यादा थकी थकी सी होती थी, उससे ठीक से चला भी नहीं जा पा रहा होता था। फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि 2-2 जगह जाकर पढ़ाई करती है तो थक जाती होगी बेचारी। आज अविनाश की मौसेरी बहन हमारे घर आई थी। मेरे घर कोई भी मेहमान आता तो मैं दिल खोलकर उनका स्वागत करती थी, लेकिन कोई भी मेहमान आता था तो वो मेरा दिल तोड़े बिना नहीं जाता था। जाते हुए लोग अक्सर मुझे ये एहसास कराकर ही जाते थे कि मैं एक बांझ हूँ, और आज तो हद ही हो गई थी जब सरिता दीदी ने कहा कि अविनाश भैया आपको तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब भाभी कभी माँ नहीं बनेगी। अगर भगवान ने उन्हें औलाद की खुशी देनी ही होती तो ना जाने कब की दे दी होती। आप भी तो आखिर इंसान हैं, आपका भी तो मन करता होगा अपने खुद के बच्चे को अपनी गोद में खिलाने का। सरिता दीदी की ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैंने नम आंखों से अविनाश की तरफ देखा। अविनाश ने मुझे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और सरिता से कहा, सरिता दूसरी शादी के बारे में ना तो कभी सोचा है और ना ही मैं सोचूंगा। मैं सिर्फ बच्चों के लिए रचना की इतने सालों की वफा और सेवा को भुला नहीं सकता। अविनाश की बात सुनकर मेरा ढेर सारा प्यार उस पर उमड़ आया था। अविनाश बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर खुशी का ध्यान रखते थे। आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा आया हो जब उनकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हों। मैंने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ किया, लेकिन तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर बैठी प्रिया पर पड़ गई। वो अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारी बातों में दिलचस्पी ले रही थी। वो अपने भाई की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बहुत बिगड़े हुए थे, जैसे कि अंदर ही अंदर वो गुस्से से कांप रही हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लगता है प्रिया को अपने भाई की बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं प्रिया के खिलाफ अपने दिल में कोई बुरे ख्याल नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया। सरिता दीदी ने अविनाश की इस बात से मुंह फुला लिया और बिना खाना खाए हुए ही चली गईं, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार प्रिया की तरफ ही जा रहा था। वो अपनी किताबों को गुस्से से सेट करते हुए और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को जब प्यास से मेरी आंख खुली तो मैं पानी लेने किचन में आई, लेकिन प्रिया के कमरे की लाइट उस वक्त जल रही थी। ये देख मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि रात के 1 बजे तक प्रिया क्यों जाग रही थी। सुबह तो उसे कॉलेज भी जाना होता था। मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला, जबकि अंदर से उसके बेड के अजीब से चरमराने की आवाज़ आ रही थी। पर कुछ ही देर में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। जब बहुत देर बाद दरवाज़ा खुला तो मैं उसकी हालत देखकर दंग रह गई। उसके बाल बहुत बुरी तरह से बिखरे हुए थे और आंखें भी लाल हो रही थीं। वो पसीने से भीगी थी और हाँफ भी रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं घबरा गई। मैंने एकदम आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया। मैंने कहा, बेटा क्या बात है, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? इतनी देर रात तक जागोगी तो यही हाल होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे नंबर जो तुम्हारी सेहत खराब करें, इसलिए शाम को जल्दी सोया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरी बात सुनकर वो अजीब तरह से सहम गई। ये देखकर मैं अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, क्या बात है प्रिया? मुझे लगता है तुम रोती रही हो, इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल हैं। मेरी बात सुनकर वो बोली, भाभी ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस मुझे मम्मी की याद आ गई थी। मैं बहुत देर तक उसको समझाती रही
और फिर उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में अब वहम पैदा हो गया था। पता नहीं आजकल प्रिया को अपनी माँ की याद बार बार क्यों आने लगी थी। और फिर मैंने उसकी जो हालत देखी वो तो कुछ और ही बात बयान कर रही थी। ये सब सोच मैं पूरी रात सो न सकी। बार बार दिल में घबराहट होती कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं प्रिया के साथ कुछ गलत ना हो जाए या वो किसी गलत राह पर ना निकल जाए। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं अविनाश को क्या जवाब दूंगी। अविनाश का तो मुझ पर से भरोसा ही टूट जाएगा। वो मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। मैं क्या कहूँगी अविनाश से जब वो मुझसे पूछेंगे कि तुमने माँ बनकर मेरी बहन की कैसी परवरिश की है। मेरे दिमाग में एक भी जवाब नहीं आ रहा था कि मैं उनको संतुष्ट कैसे कर पाऊंगी। मैंने बीच बीच में उठकर प्रिया के कमरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कमरे की हर बार लाइट जलती हुई मिली। मैं ऐसे ही परेशानी में करवट बदल रही थी कि तभी घड़ी ने 5 बजे का अलार्म बजाया। मैं उठकर बाहर आई, लेकिन मैंने देखा कि ठीक उसी समय प्रिया के कमरे की लाइट बंद हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि अब सुबह हो गई है, प्रिया बाहर आएगी और भगवान की आरती करेगी, क्योंकि आज तक का ये नियम था कि वो रोज़ सुबह उठकर भगवान की आरती करती थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से ये देख रही थी कि उसने अपना ये नियम तोड़ दिया था, क्योंकि वो रात भर ना जाने ऐसा क्या करती थी जिस कारण वो सुबह देर तक सोती थी। लेकिन मुझे लगा कि ये उसका पर्सनल मामला है, इसलिए मैं उसके इस मामले में ज़्यादा दखल नहीं देती थी। अगर उसे भगवान से लगन लगानी होगी तो वो मेरे कहने से नहीं बल्कि खुद अपने दिल से भगवान से लगन लगाएगी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और घर का काम निपटाने के बाद जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद प्रिया भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। वो कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार थी। मैंने उसके लिए नाश्ता लगाया। वो मेरे पास ही खड़ी होकर नाश्ता करने लगी। जब मैंने उसे कहा कि आज कोचिंग से छुट्टी कर लेना और घर जल्दी आ जाना, कुछ ज़रूरी काम है, तो वो बोली, ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो मुझे कोचिंग से छुट्टी करनी पड़ेगी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कोई नई ड्रेसेस दिलवा दूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी, कहने लगी, भाभी इतनी सी बात के लिए मैं कोचिंग से छुट्टी क्यों करूँ। आपको जो भी कपड़े पसंद आए वो मेरे लिए आप लिए आना। खुशी खुशी मैं वो कपड़े पहन लूँगी। मेरी पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस मैं छुट्टी नहीं करूँगी, मेरा कोचिंग जाना बहुत ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। ये पहली बार हुआ था कि शॉपिंग के नाम से प्रिया को खुशी नहीं हुई थी, जबकि पहले तो वो शॉपिंग के नाम से खुशी से उछल पड़ती थी। फिर चाहे कोचिंग हो या कॉलेज हो, वो वहाँ की छुट्टी कर ही लेती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों छुट्टी करने के लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं हुई। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसके जाने के कुछ देर बाद ही मैं फ़ौरन उसकी कोचिंग जा पहुंची। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पता चला कि कोचिंग में तो छुट्टी है, क्योंकि टीचर की खुद की शादी थी, इसलिए पूरे हफ्ते कोई बच्चा वहां नहीं जा रहा था। अब मेरी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि किसी और की बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अविनाश अपनी बहन के बारे में मुझसे पूछते तो मैं इस बात का क्या जवाब देती कि ये सब क्या हो रहा है। मैं दोपहर का खाना अकेले खाती थी, लेकिन आज सच जानने के बाद मेरे पेट में पानी का एक घूंट भी नहीं गया। शाम को जब प्रिया अपने समय से पहले लौटी तब तक मैं गुस्से से जलती रही थी। उसके आते ही मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और उससे पूछा कि कहाँ गई थी तुम। इस पर प्रिया ने वही जवाब दिया कि मैं कोचिंग गई थी। और कहाँ गई थी? मैंने कहा, कौन सी कोचिंग? कोचिंग की छुट्टियाँ लगी हुई हैं। बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? पता है आज मैं कितना परेशान हूँ। अन्न का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी, बोली, भाभी बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गई थी कि आपने खाना भी नहीं खाया। मैंने उससे कहा कि ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। बताओ ये सब क्या है? वो बोली, भाभी आप तो बेवजह बात को खींचने लगती हैं। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि जैसे ही कोचिंग की छुट्टियां हुई तो मेरी दोस्त है ना मंजू, वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो कहने लगी, जब तक कोचिंग नहीं खुल जाती हम दोनों साथ में पढ़ाई कर लिया करेंगे। बस मैंने उसकी बात मान ली और आपको बताना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मुझे पता था कि आप मना तो करेंगी नहीं। और फिर पढ़ाई ही तो करनी है। कोचिंग में करूं या फिर सहेली के घर जाकर करूं?
फिर प्रिया मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर में मेरा भी मूड ठीक हो गया। अगले दिन उसने कॉलेज से खास मेरे लिए छुट्टी की थी। मैंने कहा चलो तुम्हें मैं नए कपड़े दिलवा दूं, तो प्रिया ने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। कहने लगी भाभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन हाँ भाभी मुझे आपका वो रेड कलर वाला सूट बहुत पसंद है, वो आप मुझे दे दें। मुझे और कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पुराने कपड़े मुझे दे सकती हैं। आपके कपड़े पहनकर मुझे खुशी होगी। प्रिया की बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, भला मैं तुम्हें अपने पुराने कपड़े कैसे दे सकती हूँ। इस पर वो बोली कि क्या भाभी माँ के कपड़े बेटी के लिए उतरन हो सकते हैं। आप तो मेरी माँ समान हैं और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके उतरे हुए कपड़े पहनूं। प्रिया की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई और मैंने अपनी अलमारी से 4-5 ड्रेसेस निकाल कर उसको दे दिए, लेकिन मैंने उसे वही कपड़े दिए जो मेरे पास सबसे अच्छे और नए थे। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि प्रिया मेरे पुराने कपड़े पहने। मैंने महसूस किया कि कपड़े लेते हुए भी प्रिया के चेहरे पर उदासी थी। बार बार मैं उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर उससे कुछ पूछना भी बेकार था, क्योंकि वो 100 बहाने बनाकर साफ बच जाती। कोचिंग अभी तक खुली नहीं थी, लेकिन प्रिया अभी भी अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने जाती थी। मुझे भी उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। आज भी प्रिया कॉलेज से सीधे अपनी सहेली के घर चली गई थी। अविनाश आज घर पर ही थे। पता नहीं आज अचानक से मेरे मन में क्या आया कि एकदम से मैं उनसे कहने लगी, अविनाश प्रिया के रहने से घर में रौनक रहती है और उसके जाते ही एकदम सन्नाटा हो जाता है। सोचो जब प्रिया की शादी हो जाएगी तो ये घर काटने को दौड़ेगा। काश भगवान ने हमें भी बच्चे की खुशी दी होती, लेकिन शायद हमारे नसीब में बच्चों की खुशी है ही नहीं। अविनाश अब तो मुझे भी लगता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। कम से कम इस घर में बच्चों की किलकारियां तो गूंजती। मेरी बात सुनकर अविनाश बोले, बस रचना, आज तुमने जो कह दिया सो कह दिया। आगे से कभी भी ये बात अपने मुंह से मत निकालना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है, क्या मैं उसका सिला तुम्हारे सर पर सौतन ला कर दूं? मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। हाँ, बच्चे की कमी मुझे भी खलती है, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत है। तभी मेरी नज़र गेट पर खड़ी प्रिया पर पड़ी। वो शायद अभी अभी आई थी। अंदर आते ही वो मेरे पास या अविनाश के पास आने की बजाय सीधा अपने कमरे में चली गई। अविनाश को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके उस बात को रफा दफा किया। रात को जब सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए तो मैं थोड़ी देर के लिए प्रिया के पास चली आई। आज भी मुझे उसकी आंखें लाल लग रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है, आज तुम फिर रोई हो? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ गए। वो कहने लगी, हाँ, मुझे फिर से मम्मी की याद आ गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ प्रिया, तुम आजकल अपनी माँ को कुछ ज़्यादा ही याद करती हो। मैं मानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाला है। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में माँ की कमी है, जो हर वक्त तुम अपनी माँ को याद करके रोती रहती हो? मेरी बात सुनकर प्रिया बोली, आपने तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। बस ऐसे ही कभी कभी मम्मी की याद आ जाती है। कुछ देर मैं उसके पास बैठी रही, फिर वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन से प्रिया ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गई। शाम को वो नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और जब नहाकर निकली तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने मेरा गंदा उतरा हुआ सूट पहन रखा था। मैंने कहा, ये क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं जो तुमने मेरे गंदे कपड़े पहन रखे हैं? मेरी बात सुनकर वो बोली, भाभी आपके कपड़े पहनती हूँ तो आपकी खुशबू आती है, बस इसीलिए पहन लिया। मैंने उससे कहा, लेकिन कम से कम धुला हुआ सूट तो पहन लेती। ये तो मैला सूट है, इसे पहनने की क्या जरूरत थी? वो बोली, लेकिन भाभी कपड़े धोने के बाद उनमें से आपकी खुशबू चली जाती है, इसलिए मैंने आपके गंदे कपड़े पहन लिए। अभी प्रिया को मेरे कपड़े पहने हुए 15 मिनट हुए थे कि तभी अविनाश घर आ गए, और फिर उसके बाद तो रोज ही यही होने लगा। अविनाश के घर आने से 15 मिनट पहले प्रिया मेरा उतरा हुआ सूट पहन लिया करती थी। अब तो अविनाश ने भी ये नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक दिन वो मुझसे कहने लगे, रचना, प्रिया हर वक्त तुम्हारे कपड़े क्यों पहने रहती है? क्या उसके पास अपने कपड़े नहीं बचे हैं? मैं बोली, नहीं अविनाश, ऐसी बात नहीं है।
प्रिया के पास ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, बल्कि मैंने तो उस दिन भी उससे कहा था कि चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरी बात सुनकर अविनाश संतुष्ट नहीं हुए थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं अविनाश ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं उनकी बहन को अपने उतरे हुए कपड़े जानबूझकर पहनाती हूँ। अगले दिन नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े फौरन धो दिए, जिससे कि प्रिया को मेरे गंदे कपड़े ना मिले। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब प्रिया ने इसी बात पर पूरा घर सर पर उठा लिया। वो कहने लगी, भाभी, जब आपको अच्छे से ये बात पता है कि मैं आपके उतरे हुए कपड़े पहनती हूँ, तो फिर आपने अपने कपड़े आज क्यों धोए? इधर अविनाश के आने का भी समय हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह से शांत हो ही नहीं रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। प्रिया बोली, भाभी, आप अभी दूसरे कपड़े पहन लें और ये उतरे हुए कपड़े मुझे दे दें, मैं पहन लूँगी। अब तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी शक होने लगा कि ज़रूर कोई बड़ी गड़बड़ है। अविनाश के आने का समय हो चुका था और मैं घर में कोई अशांति नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने दूसरे कपड़े पहने और अपने पहने हुए कपड़े प्रिया को दे दिए। प्रिया ने खुशी खुशी वो कपड़े पहन लिए, लेकिन मैंने भी अब सोच लिया था कि मैं सच्चाई जान कर रहूँगी। अगले दिन संडे था। घर का कुछ सामान लेने के लिए अविनाश पास की दुकान पर गए हुए थे। उनके साथ प्रिया भी चली गई थी। अब मेरे पास यही मौका था। मैं प्रिया के कमरे में आ गई। बेड पर वही रात वाला सूट पड़ा हुआ था जो कल रात उसने पहना था। मैं प्रिया के कमरे की तलाशी लेने लगी। जैसे ही मैंने बेड के गद्दे के नीचे हाथ डाला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त मेरे हाथ में एक पैकेट लगा, जिसे देखकर मैं दंग रह गई कि भला प्रिया के पास ये पैकेट क्या कर रहा है। वो तो शादीशुदा भी नहीं है, फिर उसके पास इस तरह की चीज़ कैसे निकल सकती है। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। दरअसल वो पैकेट सिंदूर का था, जिसमें ढेर सारा सिंदूर भरा पड़ा था। फिर मैंने जैसे ही बेड पर रखे तकिए को हटाया तो मुझे बहुत ही अजीब सी गंदी सी बदबू आई। मैंने गौर किया तो वो मेरे कपड़ों से आ रही थी। मैंने जल्दी से कपड़ों को उलट पलट कर देखा तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे कपड़ों में खून लगा हुआ था और कपड़ों से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्हें छुआ भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े दूर फेंक दिए। तभी दरवाज़ा खोलकर प्रिया आ गई और मुझे अपने कमरे में देखकर एकदम से हड़बड़ा गई। मैंने कहा, प्रिया, ये सब क्या है? आज मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तुमने मुझे सच नहीं बताया तो हो सकता है हम दोनों के बीच बने इस माँ बेटी के रिश्ते को मैं ख़त्म कर दूँ। मेरी बात सुनकर प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई और रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई। वो बोली, नहीं भाभी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने उसके कंधों से पकड़कर उसे उठाया। मैंने उससे कहा, तो फिर बताओ मुझे ये सब क्या है? तुम रोज मेरे उतरे हुए कपड़े क्यों पहनती हो और मेरे कपड़ों में खून क्यों लगा है? और ये सिंदूर का पैकेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो अपनी आंखें साफ करते हुए बोली, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। जब भी लोग आपको बांझपन का ताना देते हैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है। मैं जब आपकी सूनी गोद देखती हूँ तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आपकी गोद कैसे भी करके भर जाए। कभी कभी ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि कहीं भैया दूसरी शादी ना कर लें। ये सारी बातें मैंने अपनी सहेली को बताई तो उसने मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताया जो जादू टोने का काम करती है और वो मेरी परेशानी दूर कर सकती थी। मैं और मंजू उस औरत के पास गए तो उस औरत ने कहा कि अगर तुम अपनी भाभी को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी भाभी माँ की बीमारी अपने अंदर लेनी होगी और उसके लिए तुम अपनी भाभी के कपड़े पहनकर मेरे पास आना। फिर मैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ूंगी कि तुम्हारी भाभी की बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। 9 दिन तक मैं आपके कपड़े पहनकर उसके पास जाती रही। 10वें दिन उस औरत ने कहा कि अब जो कुछ करना है तुम्हें अपने घर पर ही करना है। रोज शाम को 7 बजे 21 दिन तक तुम अपनी भाभी के उतरे हुए कपड़े पहनोगी और मेरा दिया हुआ ये मुर्गी का खून उन कपड़ों पर तुम्हें लगाना है और सिंदूर के घेरे में रखकर एक मंत्र पढ़ना है। पूरी रात फिर यही वाले कपड़े तुम्हें पहनने हैं और मंत्रों का जप करना है। भाभी 21 दिन में अभी 8 ही दिन हुए हैं और आप देखना 21 दिन होते ही आपकी बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी और आप माँ बन जाएंगी। मैं हैरत से मुंह खोले प्रिया की बातें सुन रही थी। प्रिया, जो कि रिश्ते में मेरी ननद थी, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि शायद कोई बेटी भी अपनी माँ से ना करे।
मैंने कसकर उसको गले से लगा लिया। मैंने कहा, प्रिया, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर बेकार का शक किया। और तुम पागल हो, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी खुशियों का गला घोट दूंगी? ऐसी खुशियाँ मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हें दुख दें। प्रिया बेटा, ये सब अंधविश्वास होता है, ये जादू टोना कुछ भी नहीं होता। अगर भगवान मुझे औलाद देता तो पहले ही दे चुका होता, लेकिन मुझे अब औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद से भी बढ़कर तुम हो। मैंने उसके माथे को चूम लिया। ये सब कुछ मैंने अविनाश को नहीं बताया, क्योंकि बेटियों के कुछ राज सिर्फ माँ के पास ही सुरक्षित होने चाहिए। मेरे समझाने पर प्रिया मान गई और उसने वो सब कुछ करना बंद कर दिया। जब प्रिया की पढ़ाई पूरी हो गई तो हमने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करके उसे विदा कर दिया। हम दोनों पति पत्नी अक्सर प्रिया से मिलने जाते हैं। कुछ सालों में प्रिया माँ बन गई और जब उसके पति को कंपनी की तरफ से विदेश जाना पड़ा तो प्रिया हमारे साथ ही आकर रहने लगी थी, क्योंकि उसके ससुराल में कोई भी नहीं था जो उसके साथ रहता। मैं और अविनाश अब बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि हमें प्रिया के बच्चे का साथ जो मिल रहा है और हम उसी के साथ अपने माँ बाप बनने की सारी हसरतों को पूरा भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।